हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र जिसका कोड है 346 FY। वर्ष 2024 के लिए ये 7वां सेट है और इस सेट का आज दूसरा पार्ट हम सॉल्व करेंगे। पहले के जो पार्ट है वहाँ पे हमने सवाल नंबर 4 के 5 खंड तक को हल किया है और आज के इस वीडियो में हम सवाल नंबर 5 से आगे के प्रश्न लगाने वाले हैं। तो आप बने रहिए वीडियो में जिससे आपको हर एक बात समझ में आ सके। सबसे पहले पहला ही सवाल है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए और इसकी सहायता से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। दो चीजों के बारे में पूछा है यहाँ पे। तो ये है सवाल नंबर 5 और उसका पहला। हम यहाँ फिगर की मदद से आपको समझाते हैं। मान लेते हैं कि ये है हमारे पास एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र B। अब इसके अंदर कोई एक लूप रखा हुआ है। वो लूप हम एकदम सिंपल वाला बनाते हैं। मान लो हमने ये वाला लूप लिया, बिल्कुल ऐसे सिंपल, जिसमें इस तरफ से करंट भाग रहा है। लूप का नाम है ABCD और उसमें जो धारा की दिशा है A से B, B से C, C से D और D से ये दिशा में इसमें करंट है। इसमें N फेरे वगैरह है, सारा चीज़ तो आप निकाल सकते हो। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें बल का डायरेक्शन निकालना होगा। तो बल का डायरेक्शन निकालने के लिए उंगली को करंट की तरफ, ये अंगूठे को, और बाकी उंगलियों को B की तरफ। तो हथेली देखिए नीचे है, यानी इस भुजा पे बल लगेगा नीचे की तरफ और इस भुजा पे बल लगेगा ऊपर की तरफ, यानी ये भुजा उठेगी और ये भुजा नीचे गिरेगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पे हम ये निशान लगा देते हैं कि ये मान लो है CD, ये बल उठ रहा है और ये बल गिर रहा है। तो इसकी वजह से ये कुंडली अपनी जगह पे घूम जाएगी और इन पे जो बल लगेगा वो बाहर बाहर लगेगा। आप ऐसे फ्लेमिंग का नियम लगा के चेक कर सकते हैं, दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो ये FAD का डायरेक्शन है और ये F है BC और ये है FAD का डायरेक्शन। यानी यहाँ पे जो बलाघूर्ण पैदा करेंगे वो FAB और FCD होंगे। तो टार्क का जो सूत्र होता है वो होता है बल गुणे बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ पे ये है B/2 और ये भी है B/2। दो बल लग रहे हैं तो दोनों जोड़ दिए जाएंगे। तो इसकी वजह से हम एक ही लेते हैं, तो ये होगा FAB इंटू B/2, एक ही लेंथ। इसकी लंबाई L और इसकी चौड़ाई हमने B मान के रखी और सेंटर से ये चीज घूम रहा है। तो ये हो जाएगा 2 और FAB इसका सूत्र होता है ILB। अब चूंकि ये 90 डिग्री पर हमने कुंडली ही बना के रखी है तो ये होगा ILB इंटू B/2। 2 से 2 कट जाएगा तो टाउ की वैल्यू बनेगी ILB इंटू B। अब L इंटू B ये है क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी होगा ये IAB, यानी ये टार्क की वैल्यू आएगी IAB। और ये जो आएगा ये मैक्सिमम टार्क भी है, इसी को हम मैक्सिमम टार्क कहते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे लंबवत रखा है। अगर ये किसी अन्य एंगल पर रखा होता, ये वाली चीज, जैसे मान लो कुंडली इस तरीके से ना होकर थोड़ी ऐसी तिरछी रखी जाती, इस तरीके से, मतलब करंट और इसके बीच का जो एंगल है वो 90 नहीं रहता, तो यहाँ पे हम साइन थीटा ऐड कर देते हैं। यहाँ ILB साइन थीटा ऐड हो जाता। जैसे यहाँ पे एक हम बना देते हैं इसका कट इमेज। मान लो कि ये कुंडली का एक हिस्सा जो घूम रहा है, हम आपको उसको दिखाना चाहते हैं कि मान लेते हैं ये वाला हिस्सा, आपको ये B वाला हिस्सा दिख रहा है, यानी कुंडली कुछ ऐसे रखी गई है और इसके चारों तरफ ये चीज घूम रहा है। इसके चारों तरफ यहाँ पे रोटेशन हो रहा है। अब यहाँ पे देखो हमने एक अलग एंगल ले लिया। यहाँ पे मान लो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे जो आएगा वो करंट ऐसा कुछ इस तरीके से। तो जब ये इस तरीके से होगा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि I अलग दिशा में, B अलग दिशा में। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इसके कंपोनेंट बनाने होंगे।
तो यहाँ पे हम इसका कंपोनेंट जब बनाएंगे तो मान लेते हैं कि ये जो बी वाला है, ये वाला, इसका यहाँ से हम एक एंगल ले लेंगे और वो कितने डिग्री पर है उस डिग्री के हिसाब से हम यहाँ पे इसका ये क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक में जब वियोजन करेंगे तो हमें इस b का कंपोनेंट यहाँ पे मिलेगा जो कि होगा b साइन थीटा, और ये वाली साइड होगी b कॉस थीटा। तो हमें केवल ये वाला पार्ट लेना होगा लंबवत घटक वाला, क्योंकि लंबवत दूरी लेनी होती है। तो अगर अलग एंगल में आएगा तो टार्क का ये सूत्र बनेगा IL b इंटू साइन थीटा, यानी ये बनेगा IAB साइन थीटा। ये कब लगेगा इस सूत्र ये वाला? जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में किसी एंगल पर रखी गई हो, ना कि उसमें बहने वाली धारा हमेशा इसके लंबवत हो। तो अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तो ये वाला सूत्र आएगा, और अगर ऐसा कंडीशन है तो ये वाला सूत्र आएगा। अब अगर हम कह दें कि इसमें फेरों की संख्या n है तब टार्क कितना होगा, तो उसमें हम n से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा NIAB साइन थीटा, और NIA को यम कहते हैं तो टार्क का सूत्र हो जाएगा MB साइन थीटा। ये वहां इस्तेमाल करेंगे जहां पे हमें द्विध्रुव आघूर्ण दिया हो और चुंबकीय क्षेत्र दिया हो और कहे बल आघूर्ण की वैल्यू बताओ। और यहाँ पे इसमें एक चीज और पूछा था कि यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखो, इस आधार पर आपको लिखनी है। तो इसकी परिभाषा लिखने के लिए मान लो हम यहाँ पे b की वैल्यू 1 रखते हैं, b की वैल्यू 1 रखते हैं और थीटा को हम 90 अंश रखते हैं। b का मान 1 रखते हैं और थीटा का मान 90 अंश रखते हैं, तो यम किसके बराबर हो जाएगा? b के बराबर। जब यम का मान होगा 1, ये यम नहीं सॉरी b का मान होगा 1, थीटा का मान होगा 90, तो यम की वैल्यू टार्क के बराबर होगी। तो हम परिभाषा में लिखेंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण एक ऐसे बल युग्म के आघूर्ण के बराबर है जब कुंडली एकांक चुंबकीय क्षेत्र में जो कि एक समान रूप से वितरित है उसमें रखी हुई कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो कि द्विध्रुव आघूर्ण उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर है जो एक समान रूप से फैली हुई चुंबकीय क्षेत्र में जिसकी वैल्यू एकांक है उसमें लंबवत रखी गई है। तो वहाँ पे जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होगा। तो यही है सवाल नंबर 5 का पहला, और इसके ऊपर पूरा का पूरा हमारे पास एक पूरा प्लेलिस्ट भी है जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके हैं, और प्लेलिस्ट है मैग्नेटिज्म करके, और उसमें से आप इसको सीख सकते हो पूरा का पूरा, वहाँ पे शब्दों में ड्राइव किया गया है। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 5वें का दूसरा खंड, दिए गए परिपथ की सहायता से धाराएं I1, I2 और I के मान ज्ञात करो। जब पहला दिया है स्विच यस को जिस क्षण दबाते हैं, यानी जैसे ही बटन दबाया उस समय I1, I और I2 ये सारी वैल्यू निकालनी है, और दूसरा है यस को काफी देर तक दबाते हैं उसके बाद। दो कंडीशन में आपको I1, I2 सब कुछ निकालना है। तो सवाल नंबर 5 का दूसरा खंड है। पहले तो फिगर बना देते हैं। यहाँ पे स्विच है और यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा है, और ये रास्ते में है एक इंडक्टर और फिर एक रेजिस्टेंस लगा है। ये वैल्यू है 10 ओम की और ये वैल्यू है 5 ओम का। यल का मान दिया है 5 हेनरी, और यहाँ स्विच यस है, ये 10 वोल्ट है, और यहाँ पे करंट है I, इसमें करंट है I1 और इसमें करंट है I2। तो पहले केस में कहा है स्थिति जब यस को
जिस क्षण दबाते हैं, इसका मतलब होगा एकदम काफ़ी छोटे टाइम की बात हो रही है, तुरंत बटन दबाए उस समय आपको I1 I2 ये सभी चीज़ निकालना है। तो यहाँ पे देखना इस सवाल के लिए कि जब इसको तुरंत दबाओगे तो ये जो यहाँ पे लगा हुआ है प्रेरकत्व, ये खुद एक ब्रेकर के जैसा काम करने लगता है, क्योंकि ये विपरीत दिशा में विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो अगर थोड़ी देर के लिए दबाओगे यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट उल्टे डायरेक्शन में अपना करंट बनाने लगेगा, यानी ये इस दिशा में करंट आने को बंद कर देगा। तो यहाँ पे जिस क्षण दबाएंगे तो उसका ये मतलब हो जाएगा कि I2 की वैल्यू 0 है। I2 का मान रहेगा, जैसे आप दबाओगे तो ये ब्रेकर के जैसा काम करता है और ये इस रास्ते से करंट आने नहीं देगा। तो I2 की वैल्यू हो जाएगी 0 और I1 और I दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि संपूर्ण धारा इसी रास्ते से आएगी, यानी I1 और I दोनों बराबर हो जाएंगे और इसका सूत्र होगा V/R यानी 10/5 यानी 2 एम्पियर। ये पहले कंडीशन में होगा। और नंबर 2, जब यस को काफ़ी देर तक दबाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो प्रेरकत्व तो लगा है, अब उसने भी काम करना शुरू कर दिया, यानी इस रास्ते से भी विद्युत धारा आने लगी, इधर से भी। तो जब इस रास्ते से विद्युत धारा आने लगेगी तो I2 की वैल्यू होगा V/R, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कनेक्ट है, यानी 10/10 यानी हो जाएगा ये 1 एम्पियर। और I1 का मान कितना हो जाएगा, देखो ये 5 ओम इसके पैरेलल में लगा है, तो I1 का मान हो जाएगा 10/5 यानी 2 एम्पियर। तो I का मान कितना होगा, I1 प्लस I2 होगा, यानी 1-2 बराबर 3 एम्पियर। यानी जब काफ़ी देर तक दबाएंगे तो I1 का मान 2 एम्पियर, I2 का मान 1 एम्पियर और I का मान 3 एम्पियर होगा। और अगर तुरंत दबा दिए और तो उस समय के केस में I2 की वैल्यू 0 होगी और I1 और I दोनों एक ही होंगे, जिसका मान होगा 2 एम्पियर। यह है सवाल नंबर 5 का दूसरा खंड। अगला सवाल देखिए, सवाल है दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा V की वैल्यू है 282 साइन 100 पाई टी वोल्ट से प्रदर्शित है। स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध है 2000 ओम, जो कि यहाँ दिखाया गया है। तो क्या क्या निकालना है, देखिए निकालना है स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, परिपथ का प्रेरण प्रतिघात और परिपथ की प्रतिबाधा। 3 चीज निकालनी है। तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। 5वें का जो खा वाला पार्ट है उसी में अथवा लगाया गया है। एक कैपेसिटर है, एक इंडक्टर है और एक रजिस्टर है, और इन तीनों को जोड़ा गया है V बराबर 282 साइन 100 पाई टी। और रजिस्टर है यहाँ पे 2000 ओम 40/पाई हेनरी और 10/पाई फैरड। ये इतना चीज दिया हुआ है, लेकिन एक चीज और भी कहा है कि इसका आंतरिक प्रतिरोध भी 2000 ओम, मतलब इसके साथ यहाँ पे बना देते हैं 2000 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे है। तो इसमें 3 चीज पूछा है। पहला पूछा है वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान यानी VRMS। तो ये जो लिखा होता है ये होता है V0 और सूत्र होता है V0/√2 यानी 282 करड़ी में 2। करड़ी 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो नीचे 2 हो जाएगा, यानी 141 करड़ी में 2। यही इसका जवाब हो जाएगा। और चाहे तो करड़ी 2 की वैल्यू 1.414 लिख सकते हो या फिर यही रहने दो। ये हो जाएगा इतना वोल्ट। नंबर 2, इसमें पूछा है परिपथ का प्रेरण प्रतिघात यानी XL। सूत्र होता ओमेगा L
ओमेगा यहाँ पे कहाँ होता है, ये जो टी के आगे जो कुछ लिखा है ये सभी ओमेगा है, यानी ये है 100 पाई और यल की वैल्यू है 40/पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा, ये आएगा 4000 ओम। नंबर 3, इसमें पूछा है परिपथ की प्रतिबाधा। अब प्रतिबाधा निकालने के लिए हमें XC भी निकालना होगा, तो उसका होता है सूत्र 1/ओमेगा C। ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई और C की वैल्यू है 10/पाई। तो ये पाई से पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/1000। 1/1000 ये चीज ओम में, ये आ गया 1/1000 ओम। तो यहाँ कुछ तो गड़बड़ी ये है, देखिए ये माइक्रो फैरड होता है, कभी भी धारिता फैरड में नहीं लिखी जाती है, क्योंकि फैरड के तुल्य बनाना कैपेसिटर लगभग नामुमकिन है। तो ये जो बनेगा इस पे हमें आगे 10/6 से गुणा करना होगा, यानी ऊपर जाके 10⁻6 बनेगा, जो कि हल होके बनेगा ये 1000 ओम। ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी कैपेसिटर की धारिता फैरड में नहीं होगी, अगर होगी तो 10 के आगे कुछ ऋण में पावर जरूर लगा जाएगा। तो ये XC निकल गया। अब इसी में पूछा था Z, तो Z बराबर होता है R² प्लस XL माइनस XC। अब जो बड़ा हो उसमें से छोटा घटाना है, तो XL बड़ा है, XC छोटा है। अब R की वैल्यू कितनी लिखेंगे, R की वैल्यू 2000 नहीं लिखना है, ये 2000 और ये 2000 दोनों सीरीज में कनेक्ट है, तो ये 4000 हो जाएंगे। 4000 का वर्ग प्लस 4 माइनस 1000 यानी 3000 का वर्ग। तो 4 और 3, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, तो ये हो जाएगा 16 9 25, यानी वर्गमूल में आएगा 5000। तो प्रतिबाधा 5000 ओम, प्रेरण का प्रतिघात 4000 ओम और वर्ग माध्य मूल 141 करड़ी में 2 वोल्ट। यही सवाल का जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 का तीसरा खंड। सवाल में है वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम क्या हैं। तो इस नियम पर ऑलरेडी हमने वीडियो पहले ही बना दिया है, किरचॉफ के दोनों नियम, जो संधि का नियम और पास का नियम है, और साथ में उस पर आधारित बहुत सारे सवाल हमने लगा के रखा है। तो उसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, हालांकि वीडियो काफ़ी पुराना है। उसके बाद इसमें एक आगे एक न्यूमेरिकल भी कहा है कि दिए गए परिपथ की सहायता से अमीटर का पाठ्यांक निकालो जबकि प्रतिरोध नगण्य है। तो यहाँ जो सवाल दिया है यहाँ पे भी किरचॉफ का नियम ही लगेगा। तो सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं, एक रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस यहाँ है, फिर एक अमीटर है, फिर एक और रेजिस्टेंस है। यहाँ पे वैल्यू है 6 ओम की, इसकी वैल्यू 4 ओम, 2 ओम और 5 वोल्ट। हम मान लेते हैं यहाँ पे करंट है I इस जगह पे, और उसके बाद यहाँ पे इस रास्ते में एक करंट चला गया I1, तो यहाँ पे आएगा I माइनस I1, और वो I1 इधर से आएगा, ये चीज़ इधर से आएगा, तो यहाँ पे मिला के फिर से हो जाएगा I। तो ये हमने पूरा करंट का एक ढांचा बना दिया। अब हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं कि ABCDEF ये है मान लो। तो हम 2 लूप ले लेंगे, कोई भी 2 लूप, 1 2 ये तो ले सकते हैं, एक ये एक बड़ा वाला भी ले सकते हो, चाहे जो 2 लूप। तो ये 5वें का तीसरा है, हम लूप ले लेते हैं ABEF। इस लूप में नेट वोल्टेज का मान 0 होगा, तो हम A से B की तरफ जा रहे हैं, करंट उसका उल्टा आ रहा है, तो यहाँ का वोल्टेज प्लस में लिखा जाएगा, 2 गुणे इसमें अंदर करंट है 2I। फिर यहाँ पे B से E की तरफ हम जा रहे हैं और करंट नीचे आ रहा है, तो ये चीज़ भी पॉजिटिव लिखा जाएगा, यानी 4 कोष्ठक में I माइनस I1। इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे आएंगे तो हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, यानी माइनस बराबर 0, यानी 2I प्लस 4I माइनस में 4I1 माइनस में 5 इक्वल 0, यानी 6I माइनस 4I1 बराबर 5। समीकरण नंबर 1। एक और लूप ले लेते हैं BCDE, इसमें तो B से C में कोई है नहीं,
सी से डी में चल रहे हैं, करंट नीचे आ रहा है, तो ये हो जाएगा 6I1। उधर कोई नहीं है, यहाँ पे आओ, जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में करंट भी है, तो हो जाएगा माइनस में 4I माइनस I1 बराबर 0, यानी 6I1 माइनस में 4I धन 4I1 बराबर होगा 0। ये ऋण का ऋण के साथ गुणा धन हो जाएगा, तो 6 4 10 I1 ऋण 4I बराबर 0। दोनों दो तरफ कर सकते हैं, तो दोनों को दो तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 5I1 बराबर होगा 2I के, यानी 2I की वैल्यू हो जाएगी 5I1। इसका हम समीकरण नंबर 2 कह देते हैं। तो अब यहाँ पे पहले समीकरण में देखो 6I को हम लिख सकते हैं, देखो समीकरण 1 और 2 से कैसे भी करके आपको I1 और I निकालना है, बस यही एक काम करना है। तो यहाँ पे 6I को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2I ऋण 4I1 बराबर 5। अब 2I का मान है 5I1, 5I1 माइनस में 4I1 बराबर 5, तो 3 5 15 और 15 में से 4 घटाएंगे तो ये आएगा 11I1 बराबर 5। तो यहाँ से I1 की वैल्यू मिल जाएगी 5/11 एम्पियर, और यही होगा यहाँ पे एम्पियर मीटर के अंदर बहने वाली विद्युत धारा का मान। यही है सवाल नंबर 5 का तीसरा खंड। आप इसको देख लीजिए और पूरा सवाल आपको इसी तरीके से लगाना है। उसके बाद अगला सवाल देखिए, है सवाल 5वें का 6वां खंड। चित्र के अनुसार एक वर्णीय प्रकाश की किरण एक समकोणिक प्रिज्म A बराबर 90 डिग्री के पृष्ठ AB पर 45 अंश कोण से आपतित होती है। निर्गत किरण पृष्ठ AC से स्पर्शवत अपवर्तित होती है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, सवाल नंबर 5 का 5वां खंड। उसके ऊपर जो हाइगेंस है उसका भी वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। तो ये सवाल है, एक समकोण प्रिज्म है जिसका कोण A है 90 अंश का, और इस पर एक प्रकाश की किरण आ रही है 45 डिग्री पर, और वो कुछ इस तरीके से मुड़ के और यहाँ पे ये स्पर्शतः निकल गई। तो यहाँ पे है एक अभिलंब और एक अभिलंब ये है। हम इसको N1 नाम दे देते हैं, इसको N2, और इन्होंने प्रिज्म को नाम दिया है ABC। इस तरीके से ये किरण बाहर गई है। तो इसमें कहा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक का सूत्र होता है साइन A प्लस डेल्टा या डेल्टा M बाई 2। तो डेल्टा यहाँ रहेगा, डेल्टा M तो रहेगा नहीं, यहाँ रहेगा डेल्टा बाई 2 बटे साइन A बाई 2। तो अगर हमें डेल्टा मिल जाए तो हम अपवर्तनांक निकाल ले जाएंगे, क्योंकि हमें A मालूम है। तो डेल्टा का सूत्र होता है यहाँ पे I1 प्लस I2 माइनस में A, ये है डेल्टा का सूत्र। अब I1 ये है, I2 इधर है, जिसको हम इमरजेंट एंगल कहते हैं। तो ये हो जाएगा 45 अंश धन 90 अंश, और A का मान है 90। तो 90 से 90 खत्म, ये हो गया 45, यानी विचलन जो होगा वो 45 अंश का होगा। अब उसको यहाँ रख देते हैं, तो हो जाएगा साइन 90 प्लस 45 बटे 2 बटे में साइन 90 बटे 2, साइन 135 बटे 2 हो जाएगा, और बटे में साइन 90 बटे 2 यानी 45 अंश केवल। तो 135 बटे 2 यानी साइन 67.5 डिग्री, और 45 का एक बार ऐसे ही रहने देते हैं 45 डिग्री। साइन 67 की वैल्यू होती है 0.9238 या 0.92 लिख सकते हो, या केवल 0.93 भी लिख सकते हो। ये 928 यहाँ तक आप लिख सकते हो, और इसका मान होता है 1/2 में 2, यानी
0 दशमलव चाहे तो 9-3 ही लिख सकते हैं और करड़ी 2 की वैल्यू 1.414। दोनों का आपस में हम गुणा करा देंगे। गुणा कराने के बाद जो भी आएगा वो इसका अपवर्तनांक आएगा और यही सवाल का जवाब होगा। इस तरीके से ये लगेगा 5वें का 5वां खंड है। यहाँ पे ये जो लिखा है ये है I1 और इधर जो I2 है ये 90 डिग्री, क्योंकि इन्होंने कहा कि स्पर्श करते हुए निकल गया, तो ये 5वें का 5वां खंड। उसके बाद जो अगला सवाल है, ये सवाल आप देखिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो इसका भी लिंक हम आपको दे देंगे। और गॉस का नियम क्या है, इसकी सहायता से बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, और आगे का जो सवाल नंबर 7 है और इसके आगे का सवाल हम उसको आगे के पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है इस वीडियो में हमने जो कुछ आपको समझाने बताने की कोशिश की वो समझ में आया होगा। किसी तरीके का अगर आपका कोई और समस्या है या कोई और सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।